कनक का जमादार एक पत्र लेकर बड़ा बाजार थाने में दरोगा जी के पास गया। दरोगा जी बैठे हुए एक मारवाड़ी को किसी काम के शहादत के लिए समझा रहे थे कि उनके लिए और खास तौर से सरकार के लिए इतना सा काम कर देने पर वो मारवाड़ी महाशय को कहां तक पुरस्कृत कर सकते हैं। सरकार की दृष्टि में उनकी कितनी इज्जत होगी और आर्थिक उन्हें कितने बड़े लाभ की संभावना है। मारवाड़ी महाशय बड़े नम्र शब्दों में डरे हुए पहले तो इनकार करते रहे, पर दरोगा जी के वक्तव्य के प्रभाव से अपने भविष्य के चमकते हुए भाग्य का काल्पनिक चित्र देख देख पीछे से हाँ ना के बीच खड़े हुए मन ही मन हिल रहे थे, कभी इधर कभी उधर। उसी समय कनक के जमादार ने खत लिए हुए उन्हें घुटनों तक झुककर सलाम किया। दरोगा साहब ने आज तख्त बैठो दिल्ली पति नर की नजर से शूद्र जमादार को देखा। बढ़कर उसने चिट्ठी दे दी। दरोगा जी तुरंत चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे। पढ़ते जाते और मुस्कुराते जाते थे। पढ़कर जेब में हाथ डाला। एक नोट था 500 रुपए का। जमादार को दे दिया। कहा, तुम चलो, कह देना हम अभी आए। अंग्रेजी में पत्र यूं था, 3 बहु बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता। प्रिय दरोगा साहब, आपसे मिलना चाहती हूँ। जब से स्टेज पर से आपको देखा, आहा, कैसी गजब की है आपकी आंखें। दोबारा जब तक नहीं देखती मुझे चैन नहीं। क्या आप कल नहीं मिलेंगे? आप ही की कनक। थानेदार साहब खूबसूरत ना थे, पर उन्हें उस समय अपने सामने शहजादे सलीम का रंग फीका और किसी परिजात की आंख भी छोटी जान पड़ी। तुरंत उन्होंने मारवाड़ी महाशय को विदा कर दिया। तहकीकात करने के लिए मछुआ बाजार जाना था। ये काम छोटे थानेदार के सुपुर्द कर दिया। यद्यपि वहां बहुत से रुपए गुंडों से मिलने वाले थे। उठकर कपड़े बदले और सादी सफेद पोशाक में वो बाजार की सैर करने चल पड़े। पत्र जेब में रखने लगे तो फिर उन्हें अपनी आंखों की बात याद आई। तुरंत शीशे के सामने जाकर खड़े हो गए और तरह तरह से मुंह बना बनाकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उनके मन को उस सूरत से, उन आंखों से तृप्ति ना थी, पर जबरन मन को समझा रहे थे। 10 मिनट तक किसी तरह अपनी सूरत देखते रहे। शीशे के सामने वैसलीन से ज्यादा मुंह पोत ली, मुंह धोया, पाउडर लगाया, सेंट छिड़का, फिर आईने के सामने खड़े हो गए। मन को फिर भी अच्छा न लगा, पर जोर दे देकर अपने को अच्छा साबित करते रहे। कनक के मंत्र ने स्टेज पर ही इन्हें वशीभूत कर लिया था। अब पत्र भी आया, और वो भी प्रेम पत्र के साथ साथ प्रशंसा पत्र। उनकी विजय का इससे बड़ा और कौन सा प्रमाण होता? कहां उन्हें ही उसके पास प्रेम भिक्षा के लिए जाना था, कहां वही उनके प्रेम के लिए, उनकी जादू भरी निगाह के लिए पागल है। इस पर भी उनका मन उन्हें सुंदर नहीं मानता। ये उनके लिए सहन कर जाने वाली बात नहीं थी। एक कांस्टेबल को टैक्सी ले आने के लिए भेज दिया। बड़ी देर से खड़ी हुई टैक्सी हॉर्न दे रही थी, पर वो अपने बिगड़े हुए मन से लड़ रहे थे। कांस्टेबल ने आकर कहा, दरोगा जी, बड़ी देर से टैक्सी खड़ी है। तब आपने छड़ी उठाई और थाने से बाहर हो गए। सड़क पर टैक्सी खड़ी थी, बैठ गए। कहा, बहु बाजार। ड्राइवर बहु बाजार चल दिया। जकरिया स्ट्रीट के बराबर टैक्सी पहुंची। तब आपको याद आया कि टोपी भूल आए हैं। कहा, अरे ड्राइवर भाई, जरा फिर थाने चलो। गाड़ी फिर थाने आई। आप अपने कमरे से टोपी लेकर फिर टैक्सी पर पहुंचे। टैक्सी पुनः बहु बाजार चली। 3 नंबर के आलीशान मकान के नीचे टैक्सी खड़ी हो गई। पुरस्कृत जमादार ने लौटकर अपने पुरस्कार का हाल कनक से कह दिया था। कनक ने उसे ही द्वार पर दरोगा जी के स्वागत के लिए रखा था और समझा दिया था कि बड़े अदब से 2 मंजिल वाले कमरे में, जिसमें मैं पढ़ती थी, बैठाना और तब मुझे खबर देना। जमादार ने सलाम कर थानेदार साहब को उसी कमरे में ले जाकर एक कोच पर बैठाया और फिर ऊपर कनक को खबर देने के लिए गया।
कमरे में शीशेदार अलमारियों में कनक की किताबें रखी थी। उनकी जिल्दों पर सुनहरे अक्षरों से किताबों के नाम लिखे हुए थे। दरोगा जी विद्या की तौल में कनम को अपने से छोटा एवं अमान्य समझ रहे थे, परंतु उन किताबों की तरफ देखकर उसके प्रति उनके दिल में कुछ इज्जत पैदा हो गई। उसकी विद्या की मन ही मन बैठे वह तरफदारी कर रहे थे। कनक ऊपर से उतरी। साधारणतः जैसी उसकी सज्जा मकान में रहती थी, वैसे ही सभ्य तरीके से एक जरी सी किनारेदार साड़ी, मोजे और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए। कनक को आते देख थानेदार साहब खड़े हो गए। कनक ने हंसकर कहा, गुड मॉर्निंग। थानेदार साहब को झेंप गए, डरे कि कहीं बातचीत का सिलसिला अंग्रेजी में इसने चलाया तो नाक कट जाएगी। इस व्याधि से बचने के लिए उन्होंने स्वयं ही हिंदी में बातचीत छेड़ दी। आपका नाटक देखा कल। मैं सच कहता हूँ, ईश्वर जाने ऐसा नाटक जिंदगी भर मैंने नहीं देखा। आपको पसंद आया, मेरे भाग्य। माँ तो उसमें भी तरह तरह की त्रुटियां निकालती हैं, कहती हैं अभी बहुत कुछ सीखना है। तारीफ वाली बात अभी कोई नहीं हुई। कनक ने बातचीत का रुख बदला। सोचा इस तरह व्यर्थ ही समय नष्ट होगा। बोली, आप हम लोगों के यहाँ जलपान करने में शायद संकोच करें। मोटी हंसी हंसकर दरोगा ने कहा, संकोच? संकोच का तो यहाँ नाम नहीं, और फिर आपके यहाँ। कनक ने दरोगा जी का आंतरिक भाव समझ लिया था। नौकर को आवाज दी। नौकर आया। उससे खाना लाने के लिए कहकर अलमारी से खुद उठकर एक रेड लेबल की और 2 सोडे की बोतलें निकाली। शीशे के एक गिलास में एक बड़ा पैक डालते हुए कनक ने कहा, आप मुझे तुम ही कहें। कितना मधुर शब्द है तुम। तुम मिलाने वाला है। आप शिष्टता की तलवार से 2 जुड़े हुओं को काटकर जुदा कर देने वाला। दारोगा जी बाग बाग हो गए। बादल से काले मुंह की हंसी में सफेद दांतों की कतार बिजली की तरह चमक उठी। कनक ने बड़े जोर से सिर गड़ाकर हंसी रोक ली। थानेदार साहब की तरफ अपने जीवन का पहला ही कटाक्ष कर कनक ने देखा। तीर अचूक बैठा है, पर उसके कलेजे में बिच्छू डंक मार रहे थे। कनक ने गिलास में कुछ सोडा डालकर थानेदार साहब को दिया। वो बिना हाँ ना किए ही लेकर पी गए। कनक ने दूसरा पैक डाला, उसे भी पी गए। तीसरा डाला, उसे भी पी गए। तब तक नौकर खाना लेकर आ गया। कनक ने सहूलियत से मेज पर रखवा दी। थानेदार साहब ने कहा, अब मैं तुम्हें पिलाऊं? कनक ने भौहें चढ़ा ली। आज शाम को नवाब साहब मुर्शिदाबाद के यहाँ मेरा मुजरा है। माफ कीजिएगा, किसी दूसरे दिन आइएगा तब पीऊंगी। पर मैं शराब नहीं पीती, पोर्ट वाइन पीती। आप मेरे लिए एक लेते आइएगा। थानेदार साहब ने कहा, अच्छा खाना तो साथ खाओ। कनक ने एक टुकड़ा उठाकर खाया। थानेदार साहब भी खाने लगे। कनक ने कहा, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, माफ फरमाइएगा बस। उसने वहीं नीचे रखे हुए तांबे के एक बड़े बर्तन में हाथ मुंह धोकर डिब्बे से निकालकर पान खाया। दरोगा जी खाते रहे। कनक ने डरते हुए चौथा पैक तैयार कर सामने रख दिया। खाते खाते थानेदार साहब उसे भी पी गए। कनक उनकी आंखों में चढ़ता सुरूर देख रही थी। धीरे धीरे थानेदार साहब का प्रेम प्रबल रूप धारण करने लगा। शराब की जैसी वृष्टि हुई थी, उनकी नदी में वैसी ही बाढ़ भी आ गई। कनक ने 5वां पैक तैयार किया। थानेदार साहब भी प्रेम की इस परीक्षा में फेल हो जाने वाले आदमी न थे। इनकार नहीं किया। खाना खा चुकने के बाद नौकर ने उनको हाथ दिलाया। धीरे धीरे उनके शब्दों में प्रेम का तूफान उठ चला। कनक डर रही थी कि वो इतना सब सहन कर सकेगी या नहीं। वो उन्हें माता की बैठक में ले गई। सर्वेश्वरी दूसरे कमरे में चली गई। गद्दे पर पड़ते ही थानेदार साहब लंबे हो गए। कनक ने हारमोनियम उठाया, बजाते हुए पूछा,
वो जो कल दुष्यंत बना था, उसे गिरफ्तार क्यों किया आपने? कुछ समझ नहीं आया। उससे हैमिल्टन साहब नाराज हैं। उस पर बदमाशी का चार्ज लगाया गया है। ये हैमिल्टन साहब कौन है? अपने सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं। कहाँ रहते हैं? कनक ने एक गत का चरण बचाकर पूछा। रोडन स्ट्रीट नंबर 5, उन्हीं का बंगला है। क्या राजकुमार को सजा हो गई है? नहीं, कल पेशी है। पुलिस की शहादत गुजर जाने पर सजा हो जाएगी। मैं तो बहुत डरी जब आपको वहां देखा। आंखें मूंदे हुए दरोगा जी मूंछों पर ताव देने लगे। कनक ने कहा, पर मैं कहूंगी, आप जैसा खूबसूरत जवान बना चुना मुझे दूसरा नजर नहीं आया। दरोगा जी उठकर बैठ गए। इसी सिलसिले में प्रासंगिक, अप्रासंगिक, सुनने लायक, ना सुनने लायक बहुत सी बातें कह गए। भले बुरे की लगाम मन के हाथ से छूट गई। इस अनर्गल शब्द प्रवाह को बेहोश होने की घड़ी तक रोक रखने के अभिप्राय से कनक गाने लगे। गाना सुनते ही सुनते मन विस्मृति के मार्ग से अंधकार में बेहोश हो गया। कनक ने गाना बंद कर दिया। उठकर दरोगा जी के पॉकेट की तलाशी ली। कुछ नोट थे और उसकी चिट्ठी। नोटों को उसने रहने दिया, चिट्ठी निकाल ली। कमरे में तमाम दरवाजे बंद कर ताला लगा दिया।